हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विद लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं रीट्स और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज के बारे में, जिसे आर्टिकल 32 में डिस्क्राइब किया गया है। तो दोस्तों, अगर आपको कभी लगे कि आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो क्या आप कुछ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है रीट्स, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशू कर सकती है। चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि रीट्स क्या है, कैसे काम करती है और रियल लाइफ एग्जांपल से इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज इज एनश्राइंड इन आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इट एंश्योर्स एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एंड इट प्रोवाइड्स पावर टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू रीट। यानी कि आर्टिकल 32 एक लीगल वेपन है जो हमें फंडामेंटल राइट के प्रोटेक्शन का भरोसा देता है। अगर कभी किसी इंसान का फंडामेंटल राइट वायोलेट होता है, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है और रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा था, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फंडामेंटल राइट बस एक किताब के पन्ने बन के रह जाते। अब है सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन इन सच केसेज। यानी कि अगर किसी के फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहे हैं, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकता है। इसका मतलब है कि ये केस पहले लोअर कोर्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो मान लीजिए एक जर्नलिस्ट की न्यूज़ को गवर्नमेंट बिना किसी वजह के सेंसर कर देती है, जो उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायोलेशन है। तो जर्नलिस्ट सीधा सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर रिट पिटीशन फाइल कर सकता है, बिना लोअर कोर्ट्स के चक्कर काटे। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिट्स के बारे में। तो अब हम पहले समझते हैं रिट्स क्या होते हैं। तो रिट्स बेसिकली कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, ऑफिस या अथॉरिटी को कुछ करने या ना करने का हुक्म देती है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में 5 तरह के रिट्स दिए गए हैं, जिसमें हर एक का अपना एक अलग पर्पज है। तो चलिए हर एक रिट को समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के जरिए। तो हम लोगों का पहला रिट है हेबिज कॉर्पस, यानी कि टू प्रोड्यूस द बॉडी। इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन एंड द कोर्ट ऑर्डर्स ए पर्सन और अथॉरिटी टू प्रेजेंट द डिटेन पर्सन। तो इस रिट का काम एक बिना वजह अरेस्ट किए गए व्यक्ति को छुड़ाना होता है। तो अगर किसी इंसान को इलीगल तरीके से डिटेन किया गया है, तो कोर्ट, पुलिस या अथॉरिटी को ये ऑर्डर दे सकती है कि उस व्यक्ति को तुरंत कोर्ट में लेकर आओ। तो मान लीजिए रवि को पुलिस बिना किसी चार्ज के 5 दिन से बंद करके रखती है। उसके परिवार वाले हाई कोर्ट में हेबिज कॉर्पस रिट फाइल कर सकते हैं, जिसे कोर्ट पुलिस को बोलेगा कि रवि को तुरंत पेश करो और बताया जाए कि उसे अरेस्ट क्यों किया गया है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट रिट है मेंडामस, यानी कि वी कॉमंड, मतलब हम आदेश देते हैं। तो दिस रिट इज इशूड टू पब्लिक ऑफिशियल्स, ऑथोरिटीज और गवर्नमेंट एंड इट कॉमंड्स देम टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटीज। यानी कि इस रिट का यूज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या पब्लिक ऑथोरिटीज को उनका काम सही से करने के लिए किया जाता है। अगर कोई अधिकारी अपनी लीगल ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो कोर्ट मेंडामस इशू करके उसको काम करने के लिए मजबूर कर सकती है। जैसे मान लीजिए एक नागरिक ने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया और सब डॉक्यूमेंट सही होने के बावजूद पासपोर्ट ऑफिस उसका काम डिले कर रही है। इस केस में वो हाईकोर्ट में मेंडामस रिट के लिए अप्लाई कर सकता है, जिससे कोर्ट पासपोर्ट ऑफिसर्स को ऑर्डर करेगा कि वो तुरंत पासपोर्ट इशू करे। बट इट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल्स। यानी कि मेंडामस रिट प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट कंपनी के खिलाफ नहीं दी जा सकती। यानी कि अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपनी लीगल ड्यूटी पूरा नहीं कर रहा, तो मेंडामस इशू हो सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी कुछ इलीगल कर रही है, तो उसके खिलाफ मेंडामस नहीं बल्कि सिविल सूट, कंज्यूमर कंप्लेंट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ रिमेडीज यूज की जाती है। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट रिट पे।
तो हमारा नेक्स्ट रीट है प्रोहाइबिशन एंड इट मीन्स टू फॉरबिड, यानी कि रोक लगाना। इट इज इशूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड इट प्रिवेंट्स एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन और एक्टिंग बियॉन्ड अथॉरिटी। तो ये रीट एक हायर कोर्ट इशू करती है एक लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल को रोकने के लिए, अगर वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा हो। जैसे मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एक ऐसे केस का ट्रायल शुरू कर रहा है जो सिर्फ हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में आता है। इस केस में हाई कोर्ट प्रोहाइबिशन रीट इशू करेगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बोलेगा कि तुम्हें इस केस का ट्रायल करने का अधिकार नहीं है, इसलिए रुक जाओ। तो ये रीट सिर्फ लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल के खिलाफ इशू होती है जब वो अपने जुरिस्डिक्शन से बाहर जाकर कोई केस सुन रहा होता है। लेकिन ये याद रखें, ये रीट एडमिनिस्ट्रेटिव या प्राइवेट बॉडीज के खिलाफ इशू नहीं होती। जैसे अगर कोई प्राइवेट कंपनी कोई इलीगल काम करे तो उसके खिलाफ प्रोहिबिशन रीट नहीं बल्कि दूसरी लीगल रेमेडीज यूज होती है। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रीट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट रीट है सर्टियोरारी एंड इट मीन्स टू बी सर्टिफाइड, यानी कि गलती को सुधारना। तो इट इज ऑल्सो इशूड बाय हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड इट ऑर्डर्स ट्रांसफर ऑफ ए केस टू ए हायर अथॉरिटी और क्वॉशिंग एन ऑर्डर। तो हमने अभी देखा प्रोहिबिशन रीट के केस में एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है व्हेन इट एक्ट्स बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी, जबकि सर्टियोररी रीट के केस में एक हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के गलत फैसले को भी कैंसिल कर सकता है। जैसे अगर कोई लोअर कोर्ट ने गलत तरीके से किसी व्यक्ति को सज़ा सुना दी और उसका डिसीजन इलीगल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सर्टियोररी रीट इशू करके उस डिसीजन को कैंसिल कर सकता है। इस रीट का नेक्स्ट पॉइंट है इट कैन बी बोथ प्रिवेंटिव एंड करेक्टिव, यानी कि ये रीट प्रिवेंटिव और करेक्टिव दोनों हो सकती है। प्रिवेंटिव का मतलब है इलीगल ऑर्डर या डिसीजन को होने से पहले रोकना। जैसे अगर कोई लोअर कोर्ट अपनी पावर से बाहर जाके ऑर्डर पास करने वाला हो तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रोक सकती है सर्टियोररी रीट के थ्रू। ये रीट करेक्टिव भी है, यानी कि अगर कोई इलीगल ऑर्डर पास हो गया है तो उसको ये कैंसिल या मॉडिफाई कर सकती है। जैसे अगर किसी लोअर कोर्ट ने इलीगल ऑर्डर पास कर दिया है तो सर्टियोररी रीट उस ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस रीट का यूज सिर्फ जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल बॉडीज के लिए होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट रीट पे। तो हमारा नेक्स्ट रीट है क्वो ओरेंटो एंड इट मीन्स बाय व्हाट ऑथोरिटी, यानी कि तुम किस अधिकार से। इट प्रिवेंट्स इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ ए पब्लिक ऑफिस एंड इट एंश्योर्स दैट ओनली लीगली क्वालिफाइड पर्सन होल्ड पब्लिक ऑफिस, यानी कि क्वो ओरेंटो रीट तब फाइल की जा सकती है जब कोई व्यक्ति बिना किसी लीगल अधिकार के किसी पब्लिक ऑफिस यानी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड कर रहा हो। ये रीट प्राइवेट जॉब्स या प्राइवेट पोजीशंस के लिए लागू नहीं होती। जैसे अगर एक व्यक्ति बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन या अपॉइंटमेंट के मेयर, गवर्नर, जज या किसी सरकारी ऑफिस के पद पर बैठा हो तो उसके खिलाफ क्वो ओरेंटो रीट फाइल की जा सकती है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी का सीईओ या एनजीओ का डायरेक्टर बिना क्वालिफिकेशन के बने तो उस केस में क्वो ओरेंटो लागू नहीं होती क्योंकि वो पब्लिक ऑफिस नहीं है। यहाँ पे पब्लिक ऑफिस का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफिस। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये 5 तरह का रीट समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द रीट जुरिस्डिक्शन बिटवीन द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन किस आर्टिकल के अंडर आता है। तो हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 226 के अंडर आता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 32 के अंडर आता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो इन दोनों कोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन दोनों का स्कोप अलग अलग होता है जो हम नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ जुरिस्डिक्शन, यानी कि इन दोनों कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन का स्कोप कितना बड़ा या छोटा है। तो हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट बट ऑल्सो फॉर अदर लीगल राइट, बट सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर फंडामेंटल राइट। So, High Court has wider scope of jurisdiction and Supreme Court is limited to fundamental right enforcement. तो हाई कोर्ट का रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ फंडामेंटल राइट तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे लीगल राइट के लिए भी ये रिट इशू कर सकती है, यानी कि इसका स्कोप वाइडर है। जबकि सुप्रीम कोर्ट में रिट जुरिस्डिक्शन सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए होती है, यानी कि इसका स्कोप लिमिटेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन अगर कोई और लीगल राइट का इशू है तो हाई कोर्ट में रिट फाइल किया जा सकता है। तो अब हम देखेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को। तो अब बात करते हैं टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, यानी कि किस एरिया तक ये कोर्ट्स रिट जुरिस्डिक्शन लगा सकते हैं। तो इन हाई कोर्ट द पावर इज लिमिटेड टू द टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, व्हाइल इन द सुप्रीम कोर्ट द पावर इज एक्सटेंडेड टू द एंटायर टेरिटोरी ऑफ इंडिया। यानी कि हाई कोर्ट के केस में रिट सिर्फ उस राज्य या उसके अंदर के एरिया तक लागू होता है जिसमें वो हाई कोर्ट सिचुएटेड है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के केस में इसका जुरिस्डिक्शन पूरे भारत देश तक लागू होता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का अधिकार किसी एक स्टेट में वायोलेट हो रहा है तो वो उस स्टेट के हाई कोर्ट में रिट डाल सकता है, लेकिन अगर नेशनल लेवल का मुद्दा है तो सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन पूरे देश में लागू होता है। तो चलिए अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिट्स के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 while हाई कोर्ट कैन इशू रिट्स अंडर आर्टिकल 226। Before 1950, only specific courts such as Calcutta, Bombay and Madras had such powers. Now, high courts have wider powers and can issue writs even for non-fundamental right. तो पहले सिर्फ बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट इशू हो सकती थी, लेकिन 1950 के बाद आर्टिकल 226 के अंडर सभी हाई कोर्ट के पास ये पावर आ गई। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए रिट इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट किसी भी लीगल राइट वायोलेशन पर रिट इशू कर सकती है। ये रिट्स हमारी डेमोक्रेसी की ताकत है जो हमें गलत फैसलों से बचाती है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि रिट्स कैसे हमारे फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन करती है। अगर आप कभी भी देखें कि आपके या किसी भी व्यक्ति के अधिकार वायोलेट हो रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ये एक मजबूत डेमोक्रेसी की पहचान है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।